नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आपका स्वागत करता हूं अपने नई वीडियो में विनोद इंस्पायर्स इंडिया पर। तो आज जो हमने सेट लिया है उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं हमने यूपी पुलिस के लिए स्पेशली। जगह थोड़ा कम होती है इस बोर्ड पे, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़े कम जगह में ही थोड़े अच्छे से डिफाइन कर सकूं उनको। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। पहली बात तो ये समझते हैं हम कि उपग्रह होता क्या है। उपग्रह वो होता है जो ग्रहों के आसपास चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रहों के आसपास चक्कर लगाता है। और ग्रह क्या होता है, यानी कि प्लेनेट जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी। अब उपग्रह दो तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, यानी कि किसी ने उसको बनाया ना गया हो। तो जैसे कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरीके से जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उनको क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब देखिए क्या है, भास्कर प्रथम कौन सा था जो इंडिया ने भेजा। भास्कर नहीं था, रोहिणी नहीं था, ये था आर्यभट्ट। पहला भारत का कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब भेजा गया था, 1975। ठीक है। आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनका टाइम पीरियड था 320 ईस्वी से 380। ठीक है, लेट्स क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। हमारे पास ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जितने भी नाम आप लोग देखते हैं, एक नामों से ये भी पता चल जाता है कि इंसान भारत के किस एरिया से बिलोंग करता है। जैसे कि चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, उपाध्याय, मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, ये नाम जिनके पीछे भी आते हैं तो समझिए बंगाली है। ठीक है। तो ये देवदास जो पुस्तक है किसने लिखी है, शरत चंद्र चटर्जी ने। इस पुस्तक पे कई फिल्में भी बन चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, रॉबर्ट कैनिगल कौन है। ये कोई ऑथर है, इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इट मीन्स एक इंसान जो कि अनंत को जानता है। इन्फिनिटी किसे कहते हैं, अनंत। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, अनंत मीन्स दैट हैज नो लिमिट। तो किसकी जीवनी कहते हैं, बायोग्राफी। तो एक किसकी बायोग्राफी है, होमी जहांगीर भाभा की, विक्रम साराभाई की, श्रीनिवास रामानुज की, या सीवी रमन की। तो सही उत्तर है हमारा श्रीनिवास रामानुज। ये कौन थे, ये मैथमेटिशियन थे। कौन थे, भारत के मैथमेटिशियन, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे भारत के। इन्होंने बहुत सारी प्रमेय लिखी और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने इतना सारा काम कर दिया। वैसे बेसिकली इन्होंने कोई एजुकेशन नहीं ली थी मैथ की। ठीक है। अब हम देखते हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा कौन थे, ये पारसी थे। पारसी परिवार, ये मुंबई में पैदा हुए थे। इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 1966 में इनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। किसमें, एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। और ये भी कहा जाता है वो दुर्घटना नहीं थी, वो एक कोई षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी रच के इनको मारा गया था। ठीक है। विक्रम साराभाई ये कौन थे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। सीवी रमन साहब, ये फिजिसिस्ट थे जो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज इन्होंने की थी।
प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जो विकिरण वगैरह आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर सीवी रमन ने। ये एक बार समुद्र की यात्रा पर जा रहे थे, तो जहाज से उन्होंने देखा कि पानी का रंग नीला है, तो उनके दिमाग में वहां से एक आइडिया आया कि पानी का रंग नीला क्यों होता है। तो उसी चीज से इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा? रॉबर्ट केनेगल की लिखी हुई पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है, यानी किसकी बायोग्राफी है? तो मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुज जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो, हमारे देश में काफी सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार देने का मतलब होता है इंसान को थोड़ा सा उसको अपने आप को और बेहतर करे, यानी कि एक मोटिवेशन मिले उस चीज को। तो कला और साहित्य में भी दिए जाते हैं, फिल्मों में भी दिए जाते हैं। फिल्मों में आपने सुना होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, खेलों में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, परमवीर चक्र भी दिया जाता है। अब ये पूछ रहा है हमको द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो एक कॉमन सेंस हम लगाते हैं कि द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के गुरु थे, यानी कि गुरु जो थे तो किस चीज के थे? प्रशिक्षण किस चीज का देते थे? वो फिजिकली। ठीक है, इसका मतलब होगा हमारा खेल परीक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, हम बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच? पानीपत में 3 लड़ाई हुई, आपको याद होनी चाहिए। चलो मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मराठा तथा अंग्रेजों के बीच, मुगलों तथा शेर शाह के बीच, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच। ठीक है ना, सही आंसर है थर्ड वाला। कब हुआ, किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो अहमद शाह अब्दाली ये कब हुआ था? 1761 में। कब लड़ा गया? थर्ड पानीपत वॉर लड़ा गया 1761 में। मराठा अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, ये कौन थे? मराठे। सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया। कौन सा? थर्ड। फर्स्ट किसके बीच लड़ा गया? देखिए, फर्स्ट पानीपत वॉर लड़ा गया 1526 में। कब लड़ा गया? 1526 में। किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर की जीत हुई थी और पहली बार इंडिया में बारूद का इस्तेमाल इसी जंग में किया गया था। यानी किसकी? बाबर और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था ये, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो सेकेंड वॉर हुआ था पानीपत का, सेकेंड वॉर वो हुआ था अकबर का सेनापति था बैरम खान। कौन था? बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य के बीच। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई? बैरम खान यानी कि अकबर की। थर्ड वाला जो पानीपत की लड़ाई थी वो हुई 1761 में। ये किस किस के बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और इसके बाद इसने भारत में कत्लेआम मचा दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबकी एक एज होती है, जैसे कि वोट डालने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 18। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। ओके, तो एक बार रिवाइज कीजिए थोड़ा सा और देखिए इसको। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7th नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को। किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को। इन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की थी? 1975। कब इस कंपनी की स्थापना की थी? 1975 में। अमेरिकन बिजनेसमैन है बिल गेट्स। इनका एक फाउंडेशन है
जिसका नाम है शायद मेलिंडा गेट्स। क्या नाम है उसका? मेलिंडा गेट्स। ठीक है, तो इसके फाउंडर डायरेक्टर कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर डायरेक्टर कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य? पहली तो हिंदी है ही है। फर्स्ट राजभाषा कौन सी है? हिंदी। सेकंड वाली कौन सी है? उर्दू। ठीक है, भोजपुरी कहाँ बोली? क्योंकि भोजपुरी बोली जाती है बिहार और झारखंड में। कुछ जिले जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगते हैं उनमें भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। नेक्स्ट है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? देखो, नागार्जुन नाम सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे साउथ इंडियन नाम है। ठीक है ना, तो होगी तो साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया मीन्स केरला में होगी या आंध्रा में होगी, तमिलनाडु में होगी या तेलंगाना में होगी। ठीक है ना, किस नदी घाटी पर है? तो ये किस पे है? कृष्णा पे है। किस पे है? कृष्णा पे। अच्छा, ये नदी घाटी परियोजना होती क्या है? देखिए, जब नदियों से पानी आता है तो उसको ऊपर से गिराया जाता है, तो उस जो पानी का जो प्रेशर होता है उससे एक टरबाइन चलाते हैं जिससे कि बिजली बनती है। तो इसके लिए बांध बनाने पड़ते हैं। बांध बना के उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, उससे पानी गिराया जाता है टरबाइन पे, जिससे कि बिजली बनती है। ठीक है ना, तो जो कृष्णा नदी, नागार्जुन परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। हैदराबाद से। इसका जो शिलान्यास है यानी फाउंडेशन किसने किया था? फाउंडेशन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में। अब आगे बात समझ में। कृष्णा नदी पे क्या है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। इसका फाउंडेशन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब किया था? 1955 में किया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य? 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि इनमें से, सीमावर्ती का मतलब होता है मतलब एक दूसरे की जिसकी सीमा मिलती है। देखिए, राजस्थान। चलो राजस्थान। पंजाब जो है, पंजाब स्टेट कहाँ पड़ेगा? इंडिया के बिल्कुल पश्चिम भाग पे। ठीक है ना, पंजाब के 2 पार्ट हो गए। तुम्हें मालूम है आजादी के बाद में एक पंजाब पाकिस्तान की तरफ चला गया। पंजाब का लगभग 1/3 हिस्सा हमारे पास रहेगा। ठीक है ना, तो पंजाब तो यूपी से लगता नहीं है। बंगाल कहाँ पे? बंगाल बिल्कुल पूर्व में है। बंगाल के भी 2 हिस्से हो गए। ठीक है ना, एक जो पश्चिम बंगाल है वो हमारे पास रह गया, और जो पूर्वी बंगाल है जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है वो एक अलग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था उसमें बांग्लादेश एक नया देश अलग से बन गया। आजकल वहां बहुत बवाल कट रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल साउथ में है, तो यूपी की सीमा लग ही नहीं सकती। तो यूपी की सीमा इसमें से किसमें से लगेगी? राजस्थान से। किससे लगेगी? राजस्थान से। यूपी की सीमा राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तरांचल से लगती है, बिहार से लगती है, नेपाल से लगती है, एमपी से लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेतांबर तथा दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत। जैन मत में क्या होता है? हीनयान और महायान। हीनयान, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। महायान, हीनयान और महायान, ये किसके? जैन मत के। तो बौद्ध, श्वेतांबर, दिगंबर किसके हैं? बौद्ध मत के। ठीक है ना, किसके मत हैं? श्वेतांबर जो होते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं धर्म के पालन में। इन दोनों में फर्क क्या है? श्वेतांबर में, दिगंबर में, दोनों ही बुद्धिज्म के पार्ट हैं। श्वेतांबर जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और दिगंबर जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट होता है उसको मानने में, यानी धर्म को मानने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं दिगंबर में, मोटा मोटी ये समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन होती है? देखिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। तो एक हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही होगी एनवायरनमेंट में, नहीं, ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। अब कौन कितने % में होता है?
इसमें क्या पूछा है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछिए कि ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%। और नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? तो इसका सही उत्तर हो गया सेकंड वाला, नाइट्रोजन होती है लगभग 78.8%, मोटा मोटी समझिए 79%। अच्छा, CO2 कितनी होती है? 0.038%। ठीक है, कितनी होती है? 0.08%, 0.038%। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समापन करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आती हो आपको, आपके व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।